नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हिस्ट्री यानी इतिहास की, और इतिहास में भी हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। आप पहला लेक्चर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखें क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक इंट्रो टाइप का वीडियोज़ हैं ये, बस इसमें डिटेल में भी आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हल्का हल्का से पढ़ते चलेंगे 2-3 दिन। तो इससे थोड़ा बहुत आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, और जिन्हें नहीं पढ़ रखा है उनका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज का लेक्चर होगा एंशियंट डिनेस्टीज़। डिनेस्टी मतलब होता है वंश, एक तरह से कहते हैं ना कि मुग़ल वंश के शासक थे, गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे। तो यही पुराने ज़माने की जो वंश थे उनके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले देखिए बात होती है मौर्य वंश की, क्योंकि ये बीसी में ही था पूरी तरह से। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं जिनको गाइड किया था कौटिल्य ने। कौटिल्य जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें चाणक्य भी कहते हैं काफ़ी लोग। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, और चाणक्य नीति जिसके कोट्स आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे देखते रहते हैं। अब वो पूरी तरह से चाणक्य नीति से हैं या नहीं ये नहीं पता, पर चाणक्य नीति के नाम पे लोग आपको ज्ञान बहुत देंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसकी मदद से करी थी? उन्होंने कौटिल्य यानी चाणक्य जी की मदद से करी थी। किसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धनानंद को हराया था, और पाटलिपुत्र में अपना इन्होंने राज्य शुरू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में अगले राजा थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अगले राजा हुए अशोक। अशोक थोड़ा अशोक महान भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, कलिंग की लड़ाई, जिसमें काफ़ी सारा मतलब रक्तपात देख के इनका हृदय विचलित हो गया। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और अपने इन्होंने पुत्र पुत्रियों को बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए श्रीलंका तक भेजा। तो ये है मौर्य वंश की कहानी। डिटेल में इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बाद काफ़ी सारे राज्यों का उदय हुआ था उस समय में, मिडिल किंगडम जिन्हें कहा जाता है। अब इसमें जैसे शुंग वंश था, कण्व वंश, सातवाहन के राजा थे, इंडो ग्रीक्स थे, कुछ ग्रीक से आए हुए, कुछ पार्थियंस थे, शक थे इस वक्त, कुषाण भी इसी वक्त थे। और अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पे चोल, चेर, पांड्य वंश के राजा थे। ये सारे जो भी राज हैं, जितने भी वंश हैं, ये सब ईसा पूर्व में हैं, यानी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे डेट में आप कहीं कहीं देख रहे होंगे कि पार्थियन का जो राज था वो एडी में था, शकों का राज था वो 90 बीसी से 150 एडी तक था, कुषाण का राज एडी में ही था। तो कुछ का राज पहले भी था, कुछ का दौरान में था, और कुछ का ईसवी सन यानी आज की कॉमन एरा की बात कर रहा हूँ, जिसे एडी भी कहते हैं। एडी मतलब यही समझिए, ये हमारे जो क्राइस्ट हैं उनके जन्म के बाद को, मतलब बेसिक 0 ईयर वही माना जाता है जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद के ये राजाओं का नाम आता है, ये सब हैं। अब इसके बाद गुप्त वंश भी आ जाता है। इसे क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, मतलब काफ़ी विकास हुआ इस समय पे। और इस गुप्त वंश में बहुत महान राजा एक जो माना जाता है वो थे समुद्रगुप्त, जिन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कोई लड़ाई हारी नहीं थी, जितनी भी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी सारे में जीते थे। वैसे अगर बात की जाए तो गुप्त वंश के पहले राजा थे चंद्रगुप्त। और हाँ, ये वो चंद्रगुप्त नहीं हैं जो हमने देखा था, ये चंद्रगुप्त हैं। वो जो चंद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चंद्रगुप्त हैं, ये गुप्त वंश के हैं, और वो मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त के बाद अगले राजा होते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद अगले राजा होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और जो विक्रम संवत जो चलता है वो इन्हीं विक्रमादित्य के ही नाम पे चलता है। इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। और बात करें अगर अशोक की, अशोक राजा जो हैं हमारे, इन्होंने भी काफ़ी शिलालेख बनवाए थे कई जगह, जैसे कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ इन्होंने ही बनवाया। सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है।